हेलो, वेलकम टू पाथफाइंडर सिविल सर्विस एकेडमी। तो सबसे पहले क्लासेस शुरू करने से पहले ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। और पर्टिकुलरली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए आपको अगर बैठना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन है क्या, की रिक्वायरमेंट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, फीचर्स क्या है, ठीक है। अब इसके साथ साथ हम अपने फाउंडेशन बैच जो है हमारा फाउंडेशन बैच और दो और बैचेस हैं, इंटीग्रेटेड बैच और मेंटोरशिप बैच। तो आज हम फाउंडेशन बैच के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या है एग्जाम, क्या क्या पेपर्स रहते हैं, क्या क्या सिलेबस होता है, वो सब डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि जिस एग्जाम की आपको तैयारी करनी है वो एग्जाम एक्चुअली है क्या और इसकी डिमांड क्या है, व्हाट डज इट रिक्वायर, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वो काम है क्या, तभी तो वो काम सक्सेसफुल हो सकता है। तो बिना देखे ऐसे रैंडमली या हैफेजर्डली नहीं चल सकता, ठीक है। इसलिए आज का ये जो सेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सबको लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको आप बेंचमार्क रख सकते हैं कि आपकी जो आगे वाली प्रिपरेशन है, आगे वाली जो पढ़ाई है या अपनी प्रिपरेशन जो है, एक बेंचमार्क रहेगा। और ये आपको जब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तब तक आपके साथ एक गाइडेंस देके चलेगा, ठीक है। तो ओरिएंटेशन में सबसे पहले जो है कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्या होता है और जेकेपीएससी सीसी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्या होते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कहलाया जाता है और जेकेपीएससी का कहलाया जाता है कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा होगा कि हमारा जो फाउंडेशन बैच है इसका ड्यूरेशन क्या है। जो बैच हम शुरू कर रहे हैं फाउंडेशन और इंटीग्रेटेड, चूंकि हम आज फाउंडेशन बैच के बारे में बात करेंगे तो इसका जो ड्यूरेशन है वो क्या रहेगा। उसके बाद इस बैच के, इस कोर्स के फीचर्स क्या होंगे, क्या क्या चीजें हम दे रहे हैं बच्चों को इस कोर्स में। उसके बाद हमने क्या टारगेट्स रखे हैं इस कोर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या टारगेट्स हैं, ठीक है, वो कैसे हमने पूरे करने हैं, कितने किस तरीके से पूरे करने हैं, वो सब बता दिया जाएगा। उसके बाद नोट मेकिंग जो होती है या लेक्चर्स वगैरह किस तरीके से कंडक्ट किए जाएंगे। और लास्ट पे चूंकि फाउंडेशन बैच के साथ हमने मेंटोरशिप्स भी अलाइन किया हुआ है क्योंकि ये सिंगल प्रोग्राम ऐसा है जिसमें आपके साथ, हालांकि इंटीग्रेटेड कोर्स के साथ भी आपका एक मेंटोरशिप अलाइन रहेगा। तो ये पूरी हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है क्या। हम बात करेंगे पहले यूपीएससी की, ठीक है, क्योंकि अब 2018 के बाद जेकेपीएससी भी सेम पैटर्न पे आ गया यूपीएससी की। उससे पहले जेकेपीएससी में क्या होता था कि इसका स्ट्रक्चर अलग होता था। प्रीलिम्स में एक तो एमसीक्यूज होते थे और एमसीक्यूज भी ऑप्शनल बेस्ड होते थे। जनरल स्टडीज एमसीक्यूज अलग से पेपर होता था, ऑप्शनल बेस्ड अलग से होता था। फिर मेंस में 2 ऑप्शन होते थे, ठीक है, ये 2016-17 तक होता था। 2018 के बाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी स्ट्रक्चर चेंज किया और सिमिलर पैटर्न विद यूपीएससी। अब इनमें कोई फर्क उतनी ज्यादा है नहीं। तो सबसे पहले जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है ये 3 टीयर्स में डिवाइड हो जाता है। कितने टीयर्स में? 3 टीयर्स। पहला टीयर होता है इसका प्रीलिम्स। जो पहला टीयर है प्रीलिम्स है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जिसको कहते हैं। ये पूरा टीयर होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड। जो पूरा प्रीलिम्स है ये क्या है? मल्टीपल एमसीक्यूज। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। और इस प्रीलिम्स टीयर में 2 तरह के पेपर्स रहते हैं। एक पेपर रहता है जनरल स्टडीज और दूसरा पेपर रहता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। यानी कि पहला जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है इसमें 2 तरह के पेपर्स रहते हैं। पहला रहता है जनरल स्टडीज और दूसरा रहता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम सीसैट भी कहते हैं, जिसका कॉमनली हम जो एक्रोनिम यूज करते हैं वो है सीसैट, ठीक है। अब बाद में लिख सकते हैं, बाद में पीडीएफ भी ले सकते हैं, पहले आप सुनिए आराम से। अब जनरल स्टडीज में टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं? 100। यानी कि एक पेपर में कितने क्वेश्चंस होते हैं और ईच क्वेश्चन कितना कैरी मार्क्स करते हैं? 2। इसका मतलब है जनरल स्टडीज के टोटल मार्क्स जो है 200 मार्क्स, ठीक। और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो होती है, जब आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे अगर वो गलत हो जाएगा तो नेगेटिव मार्किंग जो होती है 1/3 होती है। बात समझ आ रही है? यानी कि 2 मार्क्स का 1/3 जो होगा नेगेटिव मार्किंग में कट जाएगा। ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पहला पेपर है जनरल स्टडीज, ठीक है, जिसमें टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं? 100 एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/3 होती है, ठीक है। अब दूसरा जो इसमें सब्जेक्ट होता है, पेपर होता है, जिसको हम कहते हैं सीसैट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें टोटल क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी में 80 क्वेश्चंस। कितने होते हैं? 80 क्वेश्चंस। और ईच जो क्वेश्चन दैट कैरी 2.5 मार्क्स। टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं? 80। और कितने मार्क्स एक
क्वेश्चन कितना मार्क्स कैरी करता है? 2.5। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है सेम है 1/3 ऑफ 2.5 मार्क्स। बात समझ आ रही है? अब यहां पे थोड़ा एक्सेप्शन है कि जेके पीएससी में जो सी सेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 100 होते हैं, 80 नहीं होते। कितने होते हैं? 100। यानी कि वहां पे सी सेट में भी 100 होते हैं और वहां पे जनरल स्टडीज में भी 100 होते हैं। ठीक है, ये स्कीम्स है जो जनरल स्टडीज पेपर है या सी सेट पेपर है किस एग्जामिनेशन का? प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का। कितने क्वेश्चंस है? जनरल स्टडीज में 100 क्वेश्चंस है और टोटल मार्क्स कितने हैं? 200 मार्क्स। और नेगेटिव मार्किंग कितनी रहती है? 1/3। और सी सेट में यूपीएससी में 80 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल मार्क्स 200 होते हैं और नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? 1/3। और सेम अप्रोच हैपेंस इन जेकेपीएससी एज वेल, विथ वन एक्सेप्शन कि जेकेपीएससी में सी सेट के क्वेश्चन होते हैं 100 क्वेश्चन। समझ आ रही है बात? अब जाते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि सिलेबस क्या है। जो हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करें, इसमें सिलेबस क्या रहता है, जनरल स्टडीज का सिलेबस क्या रहता है और सी सेट का सिलेबस क्या रहता है। ठीक है, क्योंकि आपको जानना जरूरी है ना, क्योंकि बाय द एंड ऑफ दिस वीक आपको ये सिलेबस मेमोराइज होना चाहिए। अब बात समझ रहे हैं कि आपको मैं एक हफ्ते के बाद पूछूं कि चलो बताइए कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जनरल स्टडीज सिलेबस क्या है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सी सेट सिलेबस क्या है, आपको मेमोराइज होना चाहिए। बात समझ आ रही है? क्योंकि आपके जहन में इमीडिएटली पिक होना चाहिए कि अच्छा ये टॉपिक में पढ़ रहा हूं, ये किस पोर्शन से, ये कहां से। बात समझ आ रही है? तो ये जो ऑफिशियल सिलेबस है जनरल स्टडीज का, पहला पार्ट जो है उसमें करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जितनी भी करंट इवेंट्स हो रही है, चाहे वो पॉलिटिकल इवेंट्स हो रही है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल इवेंट्स कौन कौन सी हो रही? अभी इलेक्शंस हो रहे हैं बिहार में, ठीक है, अभी सूडान में जंग हो रहा है, ठीक है, अभी रिसेंटली पैलेस्टाइन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इजराइल के साथ, ठीक है, यूक्रेन रशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, बांग्लादेश में टर्मोइल चल रहा है, वहां पे गवर्नमेंट रिप्लेस हुई है। ये करंट इवेंट्स है पॉलिटिकल बेस पे। इकोनॉमिक क्या है कि अभी ट्रंप कह रहा है कि मैंने टैरिफ और बढ़ाने हैं, इंपोज किए हैं 50% टैरिफ्स ऑन इंडियन इंपोर्ट्स। ये करंट डेवलपमेंट है। ऐसी कोई जियोग्राफिकल डेवलपमेंट हो गई, अभी क्लाउड बर्स्ट हुए थे, लैंडस्लाइड्स हुई थी, जेएंडके में भी हुई थी, उत्तराखंड में भी हुई थी, हिमाचल, ये करंट इवेंट्स है। ये सभी करंट इवेंट्स चाहे वो नेशनल लेवल के हों या इंटरनेशनल लेवल के हों, ये एक पोर्शन बन जाता है सिलेबस का, किसमें? जनरल स्टडीज। बात समझ आ रही है? दूसरा जो है इसमें क्या पढ़ना है आपने? हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ, अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या क्या है? आप एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ते हैं ना, मेडिवल हिस्ट्री भी पढ़ते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ते हैं। ध्यान से आप आराम से पेशेंटली इसको सुनिए, समझिए। दूसरा पोर्शन जो जनरल स्टडीज के सिलेबस का क्या है? हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया क्या क्या है? हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट सेगमेंट्स। वन इज एंशिएंट, अनदर इज मेडिवल एंड थर्ड वन इज मॉडर्न। एंशिएंट जहां से इवॉल्व हुआ है इंडियन हिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले एजेस, पैलियोलिथिक एजेस, मेसोलिथिक एजेस, नियोलिथिक एजेस, चाकोलिथिक एजेस। उसके बाद पढ़ते हैं वैदिक एज, फिर पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशंस, फिर पढ़ते हैं एम्पायर शुरू हो जाते हैं, महाजनपदा जिनको कहते हैं, मगध एम्पायर है, मौर्याज है, अशोकन एम्पायर, ठीक है, कैसे अशोका आ गया, ठीक है। उसके बाद गुप्ताज पढ़ते हैं। ये सभी, ये पूरा आ जाता है एंशिएंट पीरियड में। फिर उसके बाद मेडिवल पीरियड में आपका मुस्लिम रूल आ जाता है, जैसे मुगल एम्पायर है, जैसे खिलजीज हैं, दिल्ली सल्तनत है। फिर आ जाती है मॉडर्न, यानी कि कब से आ गए अंग्रेज यहाँ पे, ऑनसेट ऑफ यूरोपियंस। जैसे पहले पुर्तगीज आए थे, उसके बाद डेनिश आए थे, डच आए थे, इंग्लिश आए थे, फ्रेंच आए थे, ठीक है। ये पूरा एक सेगमेंट बन जाता है हर एक फेज का, जिसको हमने डिवाइड किया है 3 हिस्सों में, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। उसके बाद इसका दूसरा पोर्शन जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि कब इंडिया ने नेशनल मूवमेंट शुरू की फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। जब यहाँ अंग्रेज आ गए तो अंग्रेज को निकालने के लिए इंडिया ने एक मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू की। तो वो सारी पॉलिटिकल मूवमेंट्स कब से शुरू हुई? 1915 से ऑनवर्ड्स मूवमेंट शुरू हुई अप टू 1947, जब तक इंडिया आजाद हो गया। ये सारी चीजें जो आपने पढ़नी है वो इस वाले पोर्शन में पढ़नी है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। बात समझ आ रही है? उसके बाद तीसरा पोर्शन जो जनरल स्टडीज के सिलेबस का है, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी समझते हैं आप? ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जिसमें माउंटेन्स आते हैं, आइलैंड्स आते हैं, प्लेट्यूज आते हैं, ओशंस आते हैं। पूरी इंडिया की ज्योग्राफी पढ़नी है और उसके साथ साथ वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़नी है। जैसे कौन सा ओशन कहाँ पे है, स्ट्रेट्स कहाँ पे हैं, बेस कहाँ पे, आइलैंड्स कहाँ पे, ठीक है। उसमें पूरा एक स्ट्रक्चर पढ़ना है आपको। अर्थ कैसे फॉर्म हुआ है, जो मॉर्फोलॉजी जिसको कहते हैं, कैसे लैंड बनता है, कैसे अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, ये सारी चीजें आपने इस पोर्शन में पढ़नी है। अब इसमें साथ साथ आपने क्या पढ़ना है? फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी मतलब इंडिया का फिजिकल जियोग्राफी, जैसे मैप में हम देखते हैं, फिजिकल जियोग्राफी है, पूरा सॉइल पढ़ना है, टेम्परेचर पढ़ना है, माउंटेन्स पढ़ने हैं। उसके बाद सोशल इकोनॉमिक जियोग्राफी, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, रोड्स,
सर्विसेज, ये सारी चीजें पढ़नी है। इसके साथ साथ आपको ये सेम सेगमेंट्स वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी पढ़ने हैं। ठीक है, पहला करंट इवेंट्स, दूसरा हिस्ट्री, तीसरा ज्योग्राफी, चौथा है इंडियन पॉलिटी। क्या है? इंडियन पॉलिटी, यानी कि इंडियन पॉलिटी मींस इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे पार्लियामेंट बनता है, कैसे पार्लियामेंट चलता है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रेसिडेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे यूपीएससी है, फाइनेंस कमीशन है, इन सब का रोल क्या है, पंचायत का रोल क्या है, ये इंडियन पॉलिटी में आ जाता है। कैसे जुडिशरी आ जाती है, जुडिशरी का रोल क्या आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है, सारी चीजें इसमें किसमें आ जाएंगी। फिर इसमें साथ साथ गवर्नेंस, कैसे एक गवर्नमेंट चलाती है और किस तरीके से गवर्नमेंट चलाती है, कौन कौन से वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है लोगों को, ये सारी चीजें गवर्नेंस में आ जाती है। कैसे एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट काम करता है, चाहे कैसे एक एमपी काम करता है, कैसे एक एमएलए काम करता है, कैसे प्रेसिडेंट काम करता है, प्रेसिडेंट का रोल पार्लियामेंट के बिल पास करने में क्या है, ये सारी चीजें आ जाएंगी इस वाले पोर्शन में। बात समझ आ रही है? किस वाले? इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल सिस्टम। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? क्या हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? ठीक है। क्या हम मोनार्की हैं? क्या हम एनार्की हैं? ठीक है, ये पॉलिटिकल सिस्टम रहता है कंट्री का। ठीक है, इस पूरे सब्जेक्ट में हम यही पढ़ेंगे। उसके बाद अगला वाला जो है दैट इज इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक्स की बात करेंगे कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसको हम जीडीपी कहते हैं। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक साल में इंडिया कितनी चीजें, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, उनकी वैल्यू कितनी है, कौन वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है, एक बंदे का रोल कितना है, फैक्ट्री का रोल कितना है, लेबर का रोल कितना है। ठीक है, कैसे वो पैसे ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ वन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी टू अनदर, ये सभी हम देखते हैं। कैसे सोशल डेवलपमेंट साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ इंटीग्रेटेड है। कैसे हम ये देख सकते हैं कि हमारा हेल्थ सेक्टर तभी अच्छा हो सकता है जब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो सकती है, हमारी फीमेल्स तभी डेवलप हो सकते हैं, उनकी इक्वालिटी तभी बराबर आ सकती है जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगी। ये हम पढ़ेंगे किसमें? इकोनॉमिक एंड सोशल। इसमें साथ साथ हम इंक्लूजन भी पढ़ते हैं। जैसे इंक्लूजन अभी कहते हैं ना, गवर्नमेंट का एक स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास, दैट इज इंक्लूजन। यानी कि कैसे आप हर एक सेक्टर को इंक्लूड करते हैं अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में। आप हेल्थ सेक्टर को भी बढ़ाओगे, आप फीमेल्स को भी प्रमोट करोगे, एम्पावर करोगे, आप जेंडर पैरिटी भी खत्म करोगे, आप पे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो भी कम करोगे, उसको कहते हैं इंक्लूजन। उसके बाद इसमें आ जाते हैं सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, जैसे स्कीम्स। प्रधानमंत्री जनधन योजना सुना है ना, जनधन योजना, फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम। जैसे उसमें आपके बैंक अकाउंट्स खुल जाते हैं। अभी भी जब आप जैन के बैंक का अकाउंट खोलते हैं ना, जीरो रेट के ऊपर, जीरो बैलेंस के ऊपर खोल सकते हैं। ये 2014 में एक इनिशिएटिव लिया था गवर्नमेंट ने, एक स्कीम लॉन्च की थी जिसको कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम, प्रधानमंत्री जनधन योजना। जैसे हेल्थ सेक्टर में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, फीमेल्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉइल इरिगेशन के लिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के लिए। ये सारी चीजें हमने किस में पढ़नी है? सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स में। उसके बाद अगला जो पोर्शन है दैट इज जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। बात समझ आ रही है? अब जो हमारा अगला पोर्शन होगा वो हम देखेंगे कि हमारे जो आसपास एनवायरनमेंट है इसकी हालत कैसी, हमारा जो एटमॉस्फेयर है कैसा है, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, वो कैसे है, उनकी इवोल्यूशन कैसी हुई, कितने हैं, क्या जितने बायोडाइवर्सिटी हम उनको प्रोटेक्ट कर पाते हैं, क्या जो हमारे यहाँ पे टाइगर्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर पाते हैं। पहले बहुत कम टाइगर्स थे, अब टाइगर्स की पॉपुलेशन बढ़ चुकी। पहले लायंस बहुत कम थे, अब लायंस की पॉपुलेशन बढ़ चुकी। पहले हांगुल बहुत कम थे, अब हांगुल की पॉपुलेशन बढ़ चुकी। तो उसको कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करना। क्या हम अपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे दाशिगम नेशनल पार्क, इसको क्या हम प्रोटेक्ट कर पाते हैं? क्या हम अपने वेटलैंड्स को, हमारे यहाँ पे वेटलैंड जो होकरसर है, शालाबुग है, हाईगाम है, क्या हम इनको प्रोटेक्ट करते हैं? वुलर लेक एक वेटलैंड है, क्या उसको प्रोटेक्ट कर पाते हैं? ये हम पढ़ेंगे किसमें? बायोडाइवर्सिटी। साथ साथ पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज। अभी जो फ्लड्स आ रहे हैं, अभी देखो नवंबर है ना, ठंड होनी चाहिए थी, ठंड नहीं है, दिन में इतनी ज्यादा गर्मी होती है। जुलाई में गर्मी होनी चाहिए थी, ठंड थी बहुत ज्यादा, इमीडिएट फ्लड्स आती है। इसी क्लाइमेट चेंज का इसमें इन्फ्लुएंस रहता है। कैसे ग्रीन हाउस गैसेस, उनका रोल है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इनका रोल क्लाइमेट चेंज के ऊपर कितना है? क्या ग्लोबल लेवल पे हम इस क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड कोई इनिशिएटिव लेते हैं? क्या हम कोई काम करते हैं? ये सब चीजें किसमें हम पढ़ेंगे? इस वाले पोर्शन में। और लास्ट में इसमें है जनरल साइंस। आपको बेसिक साइंस पता होना चाहिए। ये मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? प्रीलिम्स की। आपको बेसिक साइंस पता होना चाहिए, आपको बेसिक फिजिक्स पता होनी चाहिए, आपको बेसिक बायोलॉजी पता होनी चाहिए, आपको बेसिक केमिस्ट्री पता होनी चाहिए, फ्रिक्शन क्या होती है, ग्रेविटेशन क्या होती है, बात समझ रहे हैं, मोशन क्या होता है, ये पता होना चाहिए। साथ साथ आपको ये भी पता होनी चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होती है। साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि एसिडिटी किसको कहते हैं, एसिड किसको कहते हैं, अल्कलाइन किसको कहते हैं, बेसिक कंडीशन किसको कहते हैं। साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन कैसे हो जाती है। साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज कैसे होती है, वायरल बेस्ड डिजीज कौन सी है, बैक्टीरियल बेस्ड डिजीज कौन सी है, फंगल बेस्ड डिजीज कौन सी है। ये सारी चीजें जो है आप किसमें पढ़ेंगे? तो दीज ऑल कंपोनेंट्स कॉन्स्टिट्यूट द सिलेबस ऑफ जनरल स्टडीज फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपको प्रीलिम्स के लिए खास चीज ये है कि प्रीलिम्स के लिए आपको इन डेप्थ बहुत पढ़ना पड़ता है।
क्या पढ़ना पड़ता है? इन डेप्थ। आपको हर छोटी छोटी चीज को पिक करना है। आप बात समझ रहे हैं? क्योंकि इस आपको तो लगता है ना कि बड़ा सिंपल सा सिलेबस है, लेकिन सिंपल ये बड़ा डाइवर्स है। अब इस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, पर्टिकुलरली जनरल स्टडीज के लिए, आपकी जो पढ़ाई होनी चाहिए बड़ी इन डेप्थ होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस वाले पोर्शन में अगर हम करंट इवेंट्स पढ़ेंगे, अगर हम टैरिफ पढ़ना है, टैरिफ मतलब टैक्स, ये टैक्स क्या है, कितने टाइप के टैक्स होते हैं, तो इन डेप्थ पढ़नी है। यानी कि प्रीलिम्स के लिए आपकी प्रिपरेशन इन डेप्थ होनी चाहिए। आपको हर एक छोटी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेट क्या होता है, गल्फ क्या होता है, बे क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कनाल कैसे बनते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जो अर्थक्वेक्स होते कैसे। आपको पता होना चाहिए कि कैसा स्ट्रक्चर है हमारे वर्ल्ड का, क्यों बना है ऐसे, पहले क्या ऐसे ही था स्ट्रक्चर या बाद में फ्रेगमेंटेशन हुई है लैंड की, क्या इंडिया पहले वहां पे ही था कि पहले कहीं और पे था, बाद में श्रिंक हुआ ऊपर ऊपर। आप बात समझ रहे हैं? तो हर एक छोटी छोटी प्रिसाइज नॉलेज, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए ज्यादा जरूरी है। और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए आपको करंट इवेंट्स, करंट डेवलपमेंट्स, आज क्या हुआ दुनिया में, इंडिया में क्या हुआ, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिक बेसिस पे, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक। अब इसका दूसरा जो है सेगमेंट, उसको कहते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड। अब इसका सिलेबस क्या है? एक तो कॉम्प्रहेंशन, आपने सुना होगा कॉम्प्रहेंशंस। इंग्लिश की एक बड़ी पैसेज आ जाती है, उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी पैसेज में से निकालने होते हैं 4-5 क्वेश्चन। तो यूपीएससी में क्या होता है, एवरेज जो क्वेश्चंस इस वाले पोर्शन से आते हैं वो 27, कितने हैं? 27 क्वेश्चंस कॉम्प्रहेंशन से। और कितने मार्क्स है एक क्वेश्चन का, कितना मार्क्स है इस सेट में? 2.5। यानी कि अगर आपका कॉम्प्रहेंशन पोर्शन ठीक गया ना, आपको एवरेज, क्योंकि सी सेट जो है ना क्वालिफाइंग है, क्या है, इट इज अ क्वालिफाइंग पेपर, आपको सिर्फ 33% लाने आउट ऑफ 200। कितने लाने हैं? 33% आउट ऑफ 200, बिकॉज दिस इज क्वालिफाइंग आउट ऑफ 200। वो करीबन 67, 68, 69 के करीब आपको मार्क्स लाने। अब जब एक बंदे की वहां पे मार्किंग होती है ना, जब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आप दोगे ना यूपीएससी में, क्या होता है, यूपीएससी में सबसे पहले वो देखता है कि किसका सी सेट क्वालिफाई। वो जनरल स्टडीज पेपर चेक, सबसे पहले वो चेक क्या करेंगे? सी सेट। उसके बाद वो करते हैं जनरल स्टडीज पेपर, क्योंकि उनको स्पेसिफिक नंबर्स लेने होते हैं ना मेंस में, उनको पता होता है कि हमने इतने लेने हैं। अब जब अगर वो जनरल स्टडीज पेपर चेक करने शुरू हो गए, तो जिन बंधुओं ने जनरल स्टडीज पेपर में अच्छा किया होगा, उनका सी सेट नहीं हुआ होगा, तो वैसे ही रिजेक्ट होना है। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो सी सेट को चेक करते हैं, उसके बाद वो जनरल स्टडीज। इसका मतलब है सी सेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। आप बात समझ रहे हैं? लेकिन लाने कितने? सिर्फ 33%। और उसमें से जो पहला कंप्रहेंशन है जो आपका अच्छा होना चाहिए, एक लंबी सी पैसेज है, विद इन नो टाइम आपको रीड करनी है, रीड करनी है, और उसके बेसिस पे जितने क्वेश्चन वो करने हैं। वो कब आ सकते हैं? जब आपकी रीडिंग कैपेसिटी अच्छी होगी। अब बात समझ रहे हैं? जब बिटवीन द लाइंस आप अच्छे से पढ़ पाओगे। आपको मैं एक पन्ना दूंगा 25-30 वर्ड्स का, आपको मैं बोलूंगा 1 मिनट में खत्म करो, उसमें से 2-4 क्वेश्चन से वो करो। तो इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए आप में कि आप विद इन नो टाइम वो पढ़ोगे, एनालाइज करोगे, और उनमें से जो क्वेश्चन है वो करोगे। तो इसलिए आपकी रीडिंग कैपेसिटी, एनालाइज करने की कैपेसिटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए इस वाले पोर्शन के लिए। अब बात समझ रहे हैं? क्योंकि दिस पोर्शन मेक्स अ मोर वेटेज देन रेस्ट ऑफ द पोर्शंस इन द सी सेट कॉम्प्रहेंशन। उसके बाद दूसरा है लॉजिक रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं, एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मिरर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो दूसरी से आते हैं। तीसरा डिसीजन मेकिंग, आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको, जैसे स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं, स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, ठीक है, असर्शन पूछेंगे, फिर रीजन पूछेंगे, फिर आपको बताएंगे क्या द फॉलोइंग इज ट्रू, क्या दूसरा वाला रीजन एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का या नहीं। उसमें आपकी क्या है? डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, क्या आपके सामने अगर कोई सिचुएशन रखी जाती है, क्या आप उसको एनालाइज कर पाते हो, और उसके बेस पे क्या कोई आप सोल्यूशन निकाल पाते हो। अब बात मेरी समझ रहे हैं? तो आपके पास एक डिसीजन मेकिंग इनसाइट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी, तीसरा चौथा वाला जनरल मेंटल एबिलिटी में आपको जैसे ब्लड रिलेशन वगैरह, कोडिंग्स वगैरह, ठीक है, ये जनरल मेंटल एबिलिटी आपको पता होना चाहिए कि ये सिचुएशन है, अच्छा ये फ्रेजेस हैं, ये मैं जल्दी पिक करूंगा। उसके बाद आपका मैथमेटिकल, जो बेसिक न्यूमरेसी जिसको हम अरिथमेटिक्स कहते हैं, और उसके बाद लास्ट में डाटा इंटरप्रिटेशन। आपको डाटा दिया जाएगा 1960s में इतने लोग चावल खाते थे, फिर 2000 में इतने खाते हैं, अब बोलो कि इसमें कितनी परसेंटेज आ गई, ठीक है। तो ओवरऑल जो सी सेट है ना, ये लगता कम है और क्वालिफाइंग है, लेकिन ये बहुत टफ है। इसमें पढ़ना कम है, लेकिन जितना पढ़ना है वो ध्यान से पढ़ना है, ताकि आपका प्रिलिमिनरी क्वालिफाई हो जाए। आपको सिर्फ प्रिलिमिनरी क्वालिफाई करना है उसी के लिए, बाकी आगे कहीं और की जरूरत नहीं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा आपको स्मार्ट रहने की जरूरत है। किस वाले पोर्शन में? सी सेट में। तो अब आपका सी सेट क्वालिफाई हो गया, ठीक है। तो आज आपका सी सेट क्वालिफाई हो गया। अब आ जाते हैं हम दूसरे वाले पे, जो टियर सेकंड है, जिसको हम कहते हैं मेंस, ठीक है। पहला क्या था? प्रिलिमिनरी, विच वाज ऑब्जेक्टिव बेस्ड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते थे जनरल स्टडीज और सी सेट में। अब क्या आ जाएगा? मेंस। अब बात समझ पा रही है? ठीक है। अब मेंस क्या है? ये सब्जेक्टिव बेस्ड है। क्या है? सब्जेक्ट।
यानी कि आपको आंसर सब लिखने हैं। जो क्वेश्चंस हो गए उनके क्या लिखने हैं, इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। इट इज ए डिस्क्रिप्टिव, इट इज ए डिस्क्रिप्टिव, यानी कि एक सब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन है। अब इस सब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन में हम देखेंगे कि कुछ पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं। क्या होते हैं, यानी कि कुछ पेपर्स होंगे जो सिर्फ क्वालिफाई करने हैं, आपको मिनिमम मार्क्स लाने हैं, बस खत्म। लेकिन कुछ पेपर्स जिनके मार्क्स काउंट हो जाएंगे और जिसके बेसिस पे आप मेंस क्वालिफाई कर पाओ। अब बात समझ रहे हैं, दो पेपर्स है जो कि क्वालिफाइंग है। एक पेपर जो लैंग्वेज का है, लैंग्वेज जैसे कश्मीरी एक लैंग्वेज है ना, उर्दू लैंग्वेज है, पंजाबी लैंग्वेज है, जैसे डोगरी लैंग्वेज है, हम अपनी कश्मीर की बात करेंगे। ऐसे तकरीबन 22 लैंग्वेजेस हैं। 22 लैंग्वेज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस की गई है आर्टिकल शेड्यूल 8 में। किस शेड्यूल में, 8th शेड्यूल। कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स हैं, टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। कितने हैं, 12 शेड्यूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन आप समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आप समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक इंडिया की एक डॉक्यूमेंट है जिससे इंडिया या इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन जुडिशरी या इंडियन पार्लियामेंट ये देखता है कि हमें, हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। आप बात समझ रहे हैं, जैसे आपके लिए घर में प्रिंसिपल्स हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, तो कोई तो बताता है ना। घर में फैमिली बताती है कि हमारी फैमिली के खिलाफ है, तो कहीं पे लिखा होगा ना, लेकिन वो लिखा नहीं होता, जहनों में होता है। हमारा जो लिखा हुआ है वो रिटन है। रिटन एक डॉक्यूमेंट है, एक बड़ी सी बुक मानो, जिसमें लिखा है कि अगर आपको पॉलिसी बनानी है, पॉलिसी लोगों की भलाई के लिए, वो पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको इनको जॉब देनी है, एक फीमेल को जॉब देनी है, तो क्या इनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, ये कोई बताना चाहिए ना, क्योंकि रैंडमली किसी के जहन में आएगा तो कुछ भी बोलेगा। 100 बंदे हैं, इतने सारे एमपीज होते हैं पार्लियामेंट, वो अपनी अपनी सोच बताएंगे। इसलिए एक डॉक्यूमेंट है हमारा जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसमें सभी चीजें लिखी है। आपको कौन, किस बंदे को कितना राइट देना है, किसके लिए रिजर्वेशन रखनी है, किसको कितनी स्कीम प्रोवाइड करनी है, किसको कितना वेलफेयर देना है, ये सब लिखा है, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ना शेड्यूल्स में डिवाइड किया गया, जैसे पार्ट्स में 1 2 3 4 5 6 13 अराउंड 12 शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कितने, 12। और पार्ट्स है करीबन 25। कितने हिस्से हैं, 25 हिस्से। और शेड्यूल्स कितने हैं, 12। और उस शेड्यूल में से एक शेड्यूल है 8th शेड्यूल। क्या है, ये 8th शेड्यूल बात करता है हमारी लैंग्वेज जो इंपॉर्टेंट और लार्जली स्पोकन लैंग्वेजेस है, वो करीबन है 22। कितनी है, जिनको हम कहते हैं 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। उसमें हमारी कश्मीरी भी आती हैं, उर्दू भी आती हैं, पंजाबी भी आती हैं, डोगरी भी आती है, उसमें हिंदी भी आती है, उसमें उड़िया भी आती है, बहुत सारी लैंग्वेज है, कन्नड़ आती है, मलयालम आती है, तमिल आती है, तेलुगु आती है। ठीक है, बहुत सारी। तो इन 22 लैंग्वेजेस में से आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है जो आपको आती है लिखनी भी और पढ़नी भी। उसके बेसिस पे आपको एक पेपर दिया जाएगा जिसके मार्क्स कितने होंगे, इसको हम कहते हैं लैंग्वेज पेपर। क्या कहते हैं, लैंग्वेज पेपर। यानी कि आपको 22 लैंग्वेजेस में से कोई भी एक लैंग्वेज चूज करनी है जिसके बेस पे आपको पेपर दिया जाएगा, जिसके मार्क्स कितने होंगे। लेकिन ये लैंग्वेज पेपर क्या है, बस आपको क्वालिफाई करना। बात समझ आ रही है, 33% लाने हैं आपको, क्वालिफाई करना। ठीक है। दूसरा क्वालिफाइंग जो है इंग्लिश। हम किसकी बात कर रहे हैं, मेंस एग्जाम की। मेंस एग्जाम क्या है, डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव बेस्ड। इसमें जो कुछ पेपर्स हैं क्वालिफाइंग है, जिसमें पहला पेपर क्या है, लैंग्वेज। अब दूसरा पेपर कौन सा है, इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश। 10th तक जो इंग्लिश आता है ना, अप टू 10th स्टैंडर्ड, वही इंग्लिश होता है, जिसमें होती है ऐसे, थोड़े से ऐसेज होते हैं, जिसमें होती है पैसेजेस, जिसमें होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे एडवर्ब, वर्ब, चेंज, नरेशन, एक्टिव, पैसिव, सब, पंक्चुएशन। इसी के बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल मार्क्स कितने हैं, ये भी क्वालिफाइंग, यानी कि आपको मिनिमम मार्क्स लेके जाने हैं तो फिर आप क्वालिफाई करना जरूरी है। बात समझ आ रही है आपको, ये क्वालिफाई, लेकिन ये मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे। बात समझ आ रही है, ये मार्क्स ऐड नहीं होंगे। अब जो मार्क्स ऐड होंगे उन, वो सब्जेक्ट्स कौन से, वो आगे। अब वो पेपर्स जो काउंट हो जाएंगे किसमें, आपके मेंस में, जिसके बेस पे आपका मेंस को डिसाइड किया जाएगा कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। बात समझ आ रही है। अब इसमें जो पहला पेपर है, ध्यान से, वो ऐसे है। क्या है, ऐसे 3-3 घंटे का पेपर होता है। कितने घंटे का, एक पेपर 3 घंटे का होता है, 3 hours। और पहला पेपर जो है, जो काउंट होने वाला है, वो कौन सा है, ऐसे। कितने मार्क्स का, 250 का। करीबन 8 एसेज होते हैं। कितने होते हैं, उसमें से आपको 2 एसेज करने हैं, यानी कि सेक्शन ए में कुछ एसेज होंगे और सेक्शन बी में कुछ एसेज होंगे।
सेक्शन ए में कुछ एसेज में से आपको कितना करना है, एक सेक्शन बी में से कुछ एसेज में आपको कितना करना है, और हर एक एसे का कितना मार्क्स होगा 125। तो 2 एसेज का मार्क्स कितना हो जाएगा 250। जब हम आपको एसे राइटिंग बताएंगे ना कि कैसे करते हैं, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ऐसे लिखते कैसे हैं, इंट्रोडक्शन कैसा होता है, बॉडी कैसी बनती है, कंक्लूजन कैसे होता है। और ऐसे 2 तरह के आते हैं। एक वाला सेक्शन जो होता है ना, वो होता है फैक्चुअल बेस्ड एसेज, यानी कि एनवायरनमेंट के बारे में पूछेंगे, स्कीम्स विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट, लैंडस्लाइड्स। दूसरा जो कंपोनेंट होता है, पोर्शन होता है ऐसे का, वो होता है फिलोसफिकल बेस्ड। फिलोसफिकल बेस्ड मतलब कोई फ्रेज बता दिया गया, ठीक है, क्या बताई जाएगी, फ्रेज। सोलो एंड स्टडी विन्स द रेस, इसके ऊपर ऐसे लिखे। अब कितना मुश्किल है ये, क्योंकि पहले वाले ऐसे में तो आपको फिर भी आइडिया लगता है कि एनवायरनमेंट के बारे में लिखना है, चेंज इन एनवायरनमेंट, तो लिख सकते हैं। लेकिन दूसरे में आपको एक फ्रेज है, स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस। अब इसको ऐसे में तब्दील करना है, तो आपके पास इतनी ज्यादा कंटेंट होनी चाहिए, कंटेंट मींस वर्ड्स होने चाहिए, ताकि उनको आप एनालाइज करो, उन वर्ड्स को लिख पाओगे कि मैं किससे शुरुआत करूं, खुद से शुरुआत करूं कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता किया, मैंने ग्रेजुएशन की, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की, फिर मैंने ये किया, या किसी, मैं अपने पापा की एग्जांपल दूं, या किसी बड़े फेमस लीडर की एग्जांपल दूं, अपने स्टेट की, अपनी कंट्री की, या वर्ल्ड के कोई किसी बड़े थिंकर की एग्जांपल। अब बात समझ रहे हैं, किसी ना किसी तो शुरुआत करनी है। पहले ये बताना है कि स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस, इसका डेफिनेशन क्या है, इसको कैसे आप डिस्क्राइब करोगे, फिर उसके बाद एग्जांपल्स के साथ, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जाओगे लास्ट पे कंक्लूजन, कि क्या हमें स्लो एंड स्टडी हमेशा करना है कि कभी कभार जल्दबाजी भी करनी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। इसको कहते हैं फिलोसफिकल, पहले वाले को कहते हैं फैक्चुअल। तो 2 तरह के आते हैं, इनके टोटल मार्क्स कितने होते हैं 250। फिर आ जाता है पेपर सेकंड। क्या आ जाता है, ये जनरल स्टडीज का पहला पेपर होता है। पेपर सेकंड जो है ना, अब जनरल स्टडीज समझते हैं ना, इकोनॉमी, जोलॉजी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसको कहते हैं जनरल स्टडीज। ये पहला जनरल स्टडीज पेपर होता है, पेपर सेकंड। अब इसमें क्या करना होता है आपको, इसमें जो सिलेबस है, सबसे पहले इंडियन हेरिटेज। क्या, जैसे हेरिटेज में क्या आएगा, जैसे फोक डांसेस, जैसे आर्किटेक्चर, ताजमहल है ना, हेरिटेज है, रेड फोर्ट हेरिटेज है ना, यहां पे भी बहुत सारे हेरिटेज, मार्टन सन टेम्पल है ना, उधर बिजबिहाड़ा के नजदीक, हेरिटेज है, हेरिटेज साइट है ना। वैसे इंडिया में हेरिटेज साइट्स इतनी सारी ज्यादा है, तमिलनाडु से लेके जे&के तक। सबसे बड़ी हेरिटेज साइट इंडिया की ताजमहल है, सबसे बड़ी हेरिटेज जामा मस्जिद है जो दिल्ली में है, रेड फोर्ट, लाल किला हेरिटेज है ना। तो ऐसी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे इंडिया की पेंटिंग, शॉल जो बनाते हैं ना, शॉल कश्मीरी, वे भी एक हेरिटेज है ना। जैसे आप वुड कार्विंग देखते हैं ना, कश्मीर में अलग तरह की वुड कार्विंग होती है, ये भी एक हेरिटेज है। पेपर माशी, कालीन बनाते हैं ना कश्मीर में, कारपेट्स, ये भी हेरिटेज है। डांस करना, जैसे लड़ीशा है ना। आप बात समझ रहे हैं। इसके बाद इंडियन कल्चर साथ साथ पढ़ना। अब कल्चर में बहुत सारी चीजें आएंगी, ठीक है, लैंग्वेजेस भी आ जाएंगी, इसमें स्कल्पचर्स भी आ जाएंगे, इसमें पेंटिंग भी आ जाएगी, इसमें फोक डांसेस भी आ जाएंगे। क्लासिकल डांस इंडिया का है, जैसे भारतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, मोहिनीअट्टम है, उड़िया है, ये डांसेस हैं। कथकली आपने सुना होगा, कथक और कथकली डांसेस हैं, ये भी इसी में आ जाएगा। आप समझे मेरी बात। उसके बाद आपने पढ़ना है हिस्ट्री, सेम जैसे वहां पढ़ते थे। उसके बाद जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड और सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी मतलब इंडियन सोशल स्ट्रक्चर। इंडिया में कौन कौन रहता है, ट्राइबल्स भी रहते हैं, बैकवर्ड क्लासेस भी रहते हैं, ठीक है। अच्छा, इंडिया में कास्ट सिस्टम है क्या, किस रिलीजन में कितने कास्ट्स हैं, जैसे हमारे यहाँ पे भी कास्ट्स रहते हैं। शेड्यूल्ड कास्ट्स क्या होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइबल्स क्या होते हैं, एक सोसाइटी है ना। इंडिया में फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं, ट्रांसजेंडर्स भी हैं। आप बात समझ रहे हैं। इंडिया में बिलीवर्स भी हैं, नॉन बिलीवर्स भी हैं, इंडियन सोसाइटी का हिस्सा है ना। ये सारी चीजें, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, एक सोसाइटी का है, इसको सोशल डेमोग्राफी कहते हैं, ठीक है। ये किस में पढ़ना है आपने, सोसाइटी। दिस ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स पेपर सेकंड, जनरल स्टडीज 1। कितने मार्क्स हैं 250 मार्क्स। उसके बाद पेपर थर्ड, जो आपको मेंस में पूछा जाएगा, जो कि जनरल स्टडीज का सेकंड पेपर है, सेकंड पोर्शन है। उसमें क्या आता है, गवर्नेंस। जैसे हम प्रीलिम्स में देख रहे थे, लेकिन प्रीलिम्स में थोड़ा बहुत गवर्नेंस के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पे गवर्नेंस के बारे में, कैसे गवर्नमेंट चलती है, व्हाट इज द रोल ऑफ एनजीओज, बिल्स जब पास होती है उनका इन्फ्लुएंस क्या रहता है, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स जो होती हैं कैसे इंप्लीमेंट होती है, कैसे पैसा जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, फिर वो डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिसर्स हैं उसको डिसबर्स करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट लेता है ठेकेदारी, वो ठेकेदार के पास पैसे कहाँ से आते हैं,
गवर्नेंस है ना, कैसे आप गवर्नमेंट चलाते हैं। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, जैसे मैं अभी कह रहा था ना, डॉक्यूमेंट बना कैसे, क्या सारा हमने खुद बनाया कि कहीं से बोरो किया, क्या हमारा अपना है ओरिजिनल कि हमने कहीं से किसी और मुल्क से कुछ कुछ चीजें ली है, ठीक है। बना कैसे, स्ट्रक्चर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या हम कभी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं या एज इट इज रख सकते हैं, जिसको हम फ्लेक्सिबिलिटी रिजिडिटी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। बात समझ रहे हैं, कैसे हम पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लाते हैं, ये सब चीजें किस में पढ़नी है, वैसे ही पॉलिटी जो वहां पे देख रहे थे, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट मेकिंग। इसके साथ साथ सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस जैसे अभी लद्दाख में क्राइसिस चल रहे थे ना, क्राइसिस वो कह रहे हैं कि हमें 6th शेड्यूल स्टेटस दीजिए। 6th शेड्यूल स्टेट्स में उनको क्या होगा, ऑटोनॉमी मिल जाएगी, वो खुद अपना डिसाइड कर सकते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया उनके लिए डिसाइड, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है ना, ज्यादातर चीजें कौन सी डिसाइड करते हैं, पार्लियामेंट। हाँ, हमारे यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली, हम यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटिव। हमारे लिए जो डिसीजन है डे टू डे या बाकी चीजों के लिए वो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली का। वो कहता है कि हमें एक तो शेड्यूल 6 दीजिए, दूसरा जो हमारा कल्चर है, यूनिक जो लद्दाखी कल्चर है, वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर उनको दिया जाएगा तो फिर एक ट्राइबल एरिया को प्रोटेक्ट किया जाएगा ना, तो सोशल जस्टिस प्रोवाइड की जाएगी। इंडिया में इतनी ट्राइबल पॉपुलेशन है, जिनके इतने लोग हैं जिनको घर नहीं है, जिनके पास घर, खाने के लिए चीजें, अब इन गवर्नमेंट क्या करती है, उनके लिए घर बनाती है। एक स्कीम लॉन्च की गई जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। जैसे आपने सुना होगा ना कि घर बनाते हैं, वॉशरूम्स बनाते हैं, तो गवर्नमेंट या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपको पैसा देती है, गवर्नमेंट 1 लाख रुपया देती है अगर किसी ने घर बनाया, या अगर घर नहीं बनाया तो घर बना के देती है। वो सोशल जस्टिस में आ जाता है। उसके बाद इसमें एक खास चीज पढ़नी है जिसको कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट इसमें सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट है। इसमें क्या देखते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन, हिंदुस्तान का दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशन कैसा, हमारा पाकिस्तान के साथ कैसा, पॉलिटिकल रिलेशन कैसा, हम पाकिस्तान के साथ कितना ट्रेड करते हैं, हमारा अमेरिका के साथ कैसा रिश्ता है, हम ट्रेड कितना करते हैं, हमारे लोग क्या जाते हैं वहां पे काम करते हैं, क्या उनके लोग यहाँ पे हमारे यहाँ पे काम करके जाते हैं, कितना पैसे लेके जाते हैं, ये सारा किस में आ जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस में। ये भी किस में आपने पढ़ना है, पेपर 3rd में। एक्चुअली इट इज जनरल स्टडीज 2nd, मार्क्स कितने हैं, 250। उसके बाद चौथा पेपर जो है दैट इज जनरल स्टडीज 3rd। सेम इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे हमने उधर पढ़ा था, देखा था, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में। अब इसमें एक खास चीज रहती है जिसको हम कहते हैं इंटरनल सिक्योरिटी। जैसे आपने सुना होगा ना मिलिटेंसी के बारे में, सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज है ना। जैसे आपने सुना होगा नक्सल्स के बारे में, नक्सल सुना है, छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया है, जिनको माविस्ट भी कहते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज है। एक जमाने में पंजाब में भी इंसर्जेंसीज होती थी, पंजाब में भी बड़ा एक मिलिटेंसी का रहता था। नॉर्थ ईस्ट में अभी आपने सुना होगा मणिपुर में 2 ग्रुप्स के दरमियान इतनी सारी लड़ाई हुई है। आप नागालैंड में मिलिटेंट्स हैं बहुत सारे, वो इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं जिसके लिए गवर्नमेंट फिर कोई पॉलिसी बनाती है, फोर्सेस अपडेट करती है, ठीक है। इसमें आपने इंटरनल सिक्योरिटी में वही पढ़ना है। जेएंडके में जो मिलिटेंसी है कैसे कम हो सकती है, ये पहलगाम अटैक जो अभी हुआ, इंटरनल सिक्योरिटी इशू है ना, तो इसको कैसे हम डील करेंगे, ये सारा किसमें आपने पढ़ना है। उसके बाद आपने डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अभी फ्लड्स आए ना, क्लाउड बर्स्ट भी हुआ, पहले रामबन में हुआ, उसके बाद किश्तवाड़ में हुआ। ऐसी बड़ी डिजास्टर्स आ जाते हैं, जैसे अर्थक्वेक्स है, जैसे जो कोस्टल एरियाज है ना, जैसे तमिलनाडु कोस्टल एरिया है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी मैप प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, साथ साथ मैप देखने हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैप के बगैर बिल्कुल भी कुछ नहीं हो सकता। ये इंडिया का मैप है ना, देख रहे हैं, ये जो पानी है यहाँ पे, ये कोस्टल एरियाज है। कोस्टल एरिया वो एरिया जहां पे समंदर हो, इन एरियाज में सुनामी आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सुनामी जानते हैं ना, समंदर से बहुत सारा पानी आ गया, ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से। ज्यादातर रीजन होते हैं टाइड्स। टाइड्स कैसे उठते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल पुल जो रहता है सन का या मून का, जिसकी वजह से टाइड्स उठते हैं और फिर कहाँ आ जाते हैं, कोस्टल एरिया, उनमें सुनामीज, फ्लड्स आते हैं। तो वो भी एक डिजास्टर है ना। उन डिजास्टर्स को कैसे मैनेज करना है। एक जमाने में यहाँ पे 2005 में बड़ा अर्थक्वेक आया था कश्मीर में, तब आप छोटे ही रहे होंगे, बहुत बड़ा आया था। और रिसेंट भी कुछ हुए थे अर्थक्वेक्स, लेकिन उतने बड़े, उस वक्त बड़ा हादसा हुआ था, हजारों में लोग मर गए थे। तो उस डिजास्टर को आप मैनेज कैसे करोगे, चाहे डिजास्टर आने से पहले या डिजास्टर आने के बाद। पहले क्या करोगे, आपके पास क्या क्या चीजें हैं जो आप प्रिवेंटिव मेजर्स ले लोगे। डिजास्टर आने के बाद आपको रिहेबिलिटेशन करना पड़ता है, किसी का घर टूटा है तो उसको घर बना के देना, कोई बीमार पड़ गया, जख्मी हो गया, उसको अस्पताल में इलाज कराना। ये सारा जो है आप किस में पढ़ेंगे, डिजास्टर में। उसके बाद लास्ट में इसमें आ जाती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसे इंडिया ने अभी चंद्रयान भेजा ऊपर मून के,
फॉरेन साइट पे। चंद्रयान के बहुत सारे उनने वर्जन भेजे हैं, चंद्रयान 1 2 3 4। एक वाला डिस्ट्रॉय हो गया, फिर उसके बाद फिर से उन्होंने भेजा। इंडिया ने अपना मिशन सैटेलाइट भेजा है मार्स के ऊपर भी, मार्स मिशन जिसको कहते हैं। सैटेलाइट्स भेजते हैं ना ऊपर कम्युनिकेशन के लिए, या दूसरे प्लेनेट को आप ऑब्जर्व करने के लिए सैटेलाइट्स भेजते हैं। ये टेक्नोलॉजी में आती है। या कोई डिजीज, अभी कोविड हुई थी तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, उन्होंने एक उस डिजीज के लिए क्या निकाला, वैक्सीन निकाला, कोवैक्सीन जिसको कहते हैं, वो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आ गया। अब रिसेंट टाइम्स में नोबेल प्राइज मिलता है ना, नोबेल प्राइज समझते हैं आपको, ग्लोबल लेवल पे अल्फ्रेड नोबेल के मेमोरी के बेसिस पे, यानी कि उनको हम याद करते हैं, उनकी रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके बेसिस पे दुनिया में स्विस गवर्नमेंट, स्वीडिश गवर्नमेंट क्या करती है, स्वीडिश गवर्नमेंट वो करती है काम, वो दुनिया की जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी में जिसको मेडिसिन कहती हैं, इकोनॉमिक्स में या लिटरेचर में, इनको क्या देते हैं, किसी खास बंदे को जिसने पिछले 1 साल में अच्छा काम किया उन्हें नोबेल प्राइज मिलता है। ये सारी चीजें आपको किस में पढ़नी है, साइंस से, डिजीजेस के बारे में, इन्वेंशन डिस्कवरीज के बारे में, नोबेल प्राइज के बारे में, ठीक है। और इस सब्जेक्ट के भी पेपर के भी मार्क्स कितने हैं, 250, ठीक है। उसके बाद पेपर 5th और लास्ट पेपर है जनरल स्टडीज, कितना 4th, इसमें आ जाता है एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। नाउ व्हाट इज दिस एथिक्स? कल को आप जब ऑफिसर बनेंगे ना, ऑफिसर, तो कल को आप IAS ऑफिसर होंगे, तो सबसे पहले आप में होनी चाहिए ईमानदारी, ये तो सीखनी चाहिए ना आपने। उसके बाद होनी चाहिए इंटीग्रिटी, आप अपना काम खलूस से करेंगे, ठीक है। किसी के दबाव में या किसी के पैसे देने से आप अपना काम नहीं करोगे, ये होना चाहिए। आप में कंपैशन होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए काम करने का। आपके अंदर हमदर्दी होनी चाहिए लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ब्यूरोक्रेट बनोगे, DC बनोगे, ठीक है, मैजिस्ट्रेट बनोगे, तो आप काम करोगे ना गरीबों के लिए, तो आप में वो पैशन होना चाहिए, वो एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी मतलब हमदर्दी, आप उनकी जो पेन है उनको उसको फील करने चाहिए, तभी जाके आप काम करोगे ना। आपको पता होना चाहिए कभी कभार आपको कोई प्रोवोक भी कर सकता है, DC साहब आपने अच्छा काम नहीं किया, सामने गाली देगा, तो आप में उतना ज्यादा, उसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब आप अपने इमोशंस को भी अंडरस्टैंड करते हैं, जो अगला वाला आपको गाली देता है उसके इमोशंस को भी अंडरस्टैंड करते हैं, उसी बेसिस पे आप क्या करोगे, रेगुलेट करोगे ये चीजें, उसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ये सब चीजें आप में एप्टीट्यूड होना चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए कि अगर यहाँ पे ये परेशानी है, इन लोगों के पास पानी नहीं है, इनको मैं पानी कैसे सप्लाई करूंगा, मुझे कहां से पानी लेके आना पड़ेगा, अगर इन लोगों के पास रोड नहीं है तो मैं कैसे इनको रोड प्रोवाइड करूंगा, एक एप्टीट्यूड रहता है। ये सब चीजें आपके पास होंगी ना, ये सब चीजें तभी हो सकती है जब आप ये चीजें अच्छे से समझाओगे। ये पेपर इसीलिए है ताकि कल को आप जब पब्लिक में जाओगे, फील्ड में जाओगे, तो आपको पर्सनालिटी क्राइसिस नहीं होंगे कि मैं हूं और कोई। वो पर्सनालिटी क्राइसिस को दूर करने के लिए एक खास, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रखा गया है जिसको हम कहते हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। बात समझ आ रही है? ये पेपर 5 है और इसके मार्क्स भी कितने हैं, तो इतना आपका हो जाता है जो जनरल सब के लिए है, जो पेपर सबके लिए कॉमन है, चाहे वो ऐसे है, जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर है, जनरल स्टडीज सेकंड पेपर है, जनरल स्टडीज थर्ड पेपर है, या जनरल स्टडीज फोर्थ जिसको हम एथिक्स पेपर भी कहते हैं। ये सबके लिए, यानी कि आपके लिए, इनके लिए, उनके लिए, सबके लिए कॉमन है। अब UPSC, क्योंकि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कंडक्ट करता है UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, एक बॉडी है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये बच्चों को जो इस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं उनको एक ऑप्शन देता है कि आप अपनी मर्जी के बेसिस पे एक सब्जेक्ट चूज करोगे जिसमें आप एक्सपर्ट हो। एक्सपर्ट होंगे भी नहीं जो आपने अच्छे से पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल, किसी ने सोशियोलॉजी अच्छे से पढ़ी होगी, ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी में की होगी, किसी ने मेडिसिन पढ़ा होगा, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी होगी, किसी ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो UPSC आपको एक डिस्क्रिप्शन देता है कि आप, वो एक लिस्ट देता है सब्जेक्ट्स का, जिन सब्जेक्ट्स में से आप एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? फॉर एग्जांपल, आपका सब्जेक्ट क्या है जो आपने अभी पढ़ रहे हो, फिजियोलॉजी, या इसमें क्या है जो आप इकोनॉमिक, हिस्ट्री। फॉर एग्जांपल, आपका हिस्ट्री कोर सब्जेक्ट है, तो आपके लिए जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा वो हिस्ट्री होगा, ठीक है। जैसे इनके लिए एक्सेप्ट एनवायरमेंटल साइंस इज नॉट पार्ट ऑफ ऑप्शनल्स, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं जनरल में वो है, एनवायरमेंटल साइंस नहीं। जैसे आपका क्या अच्छा सब्जेक्ट है जो कोर सब्जेक्ट है, जोलॉजी, जैसे इनका जोलॉजी है। जैसे आपका क्या है, क्योंकि वो है नहीं, तो दूसरा जोलॉजी, ठीक है। तो आपने चूज किया कि सर मेरा ये है, इनका ये है, इनका ये, ठीक है। तो आपको ये पेपर में से 2 पेपर आ जाएंगे, जोलॉजी में से पेपर 1 और पेपर 1 और पेपर, आप हिस्ट्री पढ़ रही है ना, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के अभी आप पढ़ रहे हो ना, एक पेपर होगा हिस्ट्री का एंशिएंट और मेडिवल, दूसरा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न। दो पेपर बन गए ना। इतनी बड़ी सब्जेक्ट को डिवाइड किया 2 पेपर्स। जैसे इनका जोलॉजी है, कॉर्डेटस, नॉन कॉर्डेटस, ठीक है। जैसे वाइल्ड लाइफ
फॉरेस्ट वगैरह, या इनमें इथोलॉजी, एनिमल बिहेवियर, वो एक पेपर में आता है। सेल, साइटोजेनेटिक्स, डेवलपमेंट, फिजियोलॉजी वो दूसरे पेपर में आता है। और एक पेपर, पहला पेपर जो सब्जेक्ट का होगा वो कितने मार्क्स का होगा, और दूसरा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होगा। यानी कि 500 मार्क्स वो मार्क्स हैं जो यूपीएससी आपको बोलता है कि आप खुद डिसाइड करो कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, उसके बेस पे आपको कितने मार्क्स एलोकेट किए जाएंगे, 500 मार्क्स। जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं वो सबके लिए कॉमन है। अब खुद अंदाजा लगाए कि आपका ऑप्शनल कितना इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, क्योंकि 500 मार्क्स हैं। 500 मार्क्स आउट ऑफ हाउ मेनी, आउट ऑफ टोटल मार्क्स कितने हैं, 1750, जो कि काउंटेबल हैं। उन 302 सब्जेक्ट्स को छोड़ के, लैंग्वेज को छोड़ के और इंग्लिश को छोड़ के, बाकी जितने हैं फ्रॉम ऐसे अप टू द ऑप्शनल्स, टोटल मार्क्स कितने हैं, 1750 मार्क्स। उसमें से ऑप्शनल के कितने मार्क्स हैं, 500। बात समझ आ रही। तो कितनी ज्यादा इंटेंसिटी है मेंस एग्जामिनेशन। अब आपका मेंस भी क्वालिफाई हो गया, ठीक है, हो गया मेंस क्वालिफाई। अब आप आ जाएंगे लास्ट जो टियर है जिसको कहते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। इट इज नॉट वाइवा, नाइदर इज इट इंटरव्यू। ना ही इंटरव्यू है, नहीं वाइवा है। एक बात ध्यान रखिए, ये इंटरव्यू नहीं होता, ये वाइवा भी नहीं है, इट इज एक्चुअली पर्सनालिटी टेस्ट। आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट किया जाएगा। सामने बैठते हैं 5 बंदे होते हैं, एक बंदा उनमें चेयरमैन होता है, बोलेंगे भाई अपने बारे में बताइए, आप जिस एरिया में रहते हैं उसके बारे में बताइए, उस एरिया से जो नदी बहती है उसके बारे में बताइए, ठीक है। अगर आप कभी डीएम बनेंगी तो आपके सामने प्रोटेस्टर्स होंगे इतने सारे, आप उनके साथ डील कैसे करेंगे। अगर आपको कोई 50 करोड़ रिश्वत देगा तो आप उस 50 करोड़ को ठुकराओगे कि नहीं। अगर आपको कोई सीनियर आपको प्रेशराइज करेगा कि आपको इस बंदे का काम करना है, लेकिन वो बंदा जायज नहीं है, जेन्युइन नहीं है, तो क्या आप काम करोगे। आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, आपकी थिंकिंग, आपका थॉट प्रोसेस, आप कैसे टफ सिचुएशंस में डील करेंगे, ये वहां पे टेस्ट किया जाएगा। कहां पे, पर्सनालिटी, जिसको हम आम लफ्जों में वाइवा कहते हैं, इंटरव्यू का। इट्स एक्चुअली पर्सनालिटी टेस्ट, पर्सनालिटी ऑफ योर्स टेस्ट हो जाती है। इसके कितने मार्क्स हैं, 275, लेकिन यूपीएससी में 275। कहां पे, जेकेपीएससी में 250 मार्क्स। कितने हैं, 250। और टोटल यूपीएससी के कितने मार्क्स हैं जो काउंट किए जाते हैं, जिसमें से आपको मार्क्स मिल जाते हैं, दैट इज 2025। यानी कि 2025 में से आपको वो परसेंटेज लानी है, वो मार्क्स लानी है जिसके बेसिस पे आप क्वालिफाई करोगे। जेकेपीएससी में सिर्फ इतना ही है कि जेकेपीएससी के पर्सनालिटी टेस्ट में कितने मार्क्स है, 250, उसमें कितने हैं, 275। इसलिए जेकेपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टोटल मार्क्स रहते हैं 2000। बात समझ आ रही है। ये था टोटल स्ट्रक्चर, एक जिस्ट दिया मैंने आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। इजी है, बट एक ही चीज है कि इट इज डाइवर्स। जब आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देखते हैं ना कि कैसा है ये एग्जाम इतना इजी लगता है, लेकिन लगता है जब आप अंदर जाओगे ना, इतनी डाइवर्सिटी है। वो डाइवर्सिटी इसको कम्प्लेक्स बनाता है। डाइवर्सिटी कैसे, हिस्ट्री भी पढ़नी है, डाइवर्सिटी कैसे, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी, साइंस एंड टेक भी पढ़ना है। ये भी पढ़ना है कि इधर से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है क्यों हो रहा है, लोगों को भी पढ़ना है, डेमोग्राफिक्स भी पढ़ना है, सोसाइटी पढ़नी है, कल्चर पढ़ना है, म्यूजिक पढ़ना है। तो डाइवर्स हुआ ना, तो ये डाइवर्सिटी इसको क्या बनाती है, कम्प्लेक्स। अदरवाइज ये कम्प्लेक्स नहीं, ठीक है। इट वॉज ए जिस्ट ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अब हम आ जाते हैं जो हमारा जो फाउंडेशन बेच है वो क्या आपको दे सकता है, यानी कि जिसके बेसिस पे आप यहां से कोचिंग लोगे, ये आपको क्या देगा, ठीक है। एक्सेप्ट इंटीग्रेटेड बैच जो हम कल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो फाउंडेशन बैच का जो टाइम पीरियड है 2 साल है, 26 to 28। फाउंडेशन बैच प्रोग्राम जो पाथफाइंडर सिविल सर्विस एकेडमी का है, ये 2 ईयर प्रोग्राम है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है अब आपके लिए, सबसे पहले आपको एडवांस लेक्चर्स यहां पे दिए जाएंगे, एनालिटिकल बेस्ड लेक्चर्स दिए जाएंगे। यानी कि जो भी आप चीजें यहां से पढ़ोगे, यहां से समझोगे, दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन। उसमें कुछ चेंजेस करनी है, एडिशंस करने हैं, वो भी हम यहां से ही करा के देंगे, ठीक है। दूसरा है आपको नोट मेकिंग, क्रिस्प नोट मेकिंग और कंसोलिडेटेड नोट मेकिंग यहां आपको दी जाएंगे, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे उसके आपको नोट्स इमीडिएटली मिलेंगे, ठीक है। या तो डिक्टेशन बेसिस पे या तो वैसे मिलेंगे, ठीक है। यानी कि जितने भी नोट्स होंगे दैट वुड बी सफिशिएंट, कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। तीसरा है कि यहां पे हम आपको क्या करेंगे इस प्रोग्राम में, कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, चाहे वो प्रिलिमिनरी के हों या मेंस के हों, आपको सॉल्व किए जाए। मेंस के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्या थीमेटिक कॉम्बिनेशंस रहती है। थीमेटिक कॉम्बिनेशंस मतलब किस चीज के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज्यादातर, क्योंकि कभी कभार ट्रेंड होते हैं, इसको हम आम लफ्जों में कहते हैं ट्रेंड क्या चल रही है आज पेपर की क्वेश्चंस की, तो उसको कहते हैं थीमेटिक कॉम्बिनेशन। यानी कि आपके टॉपिक्स में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हॉट टॉपिक्स हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। जैसे अभी ट्रंप ने टैरिफ्स के बारे में पूछा है, तो मे बी अगले साल ये
एक्सपेक्ट किया जाएगा कि अगले साल जो प्रीलिम्स है उसमें शायद टैरिफ के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि ट्रंप ने इतना ज्यादा बोला है और ग्लोबल लेवल पे टैरिफ्स के बारे में इतनी ज्यादा जिक्र हुई। बात समझ आ रही है? इसको कहते हैं थेमेटिक कॉम्बिनेशन। या पर्टिकुलर थीम के बारे में पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल कल्चर में ज्यादातर अब आर्किटेक्चर के बारे में पूछा जाएगा, थीम्स के बारे में पूछा जाता है, या पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको, उसके बाद रेगुलर एमसीक्यू प्रैक्टिसेस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये आपके कोर्स में भी है और जनरल फाउंडेशन कोर्स में भी। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ऊपर से नीचे तक, ये सेम आपके कोर्स में भी है, इंटीग्रेटेड बैच में भी है और फाउंडेशन बैच में, इनके बैच में भी। ठीक, आपको क्या करेंगे कि एमसीक्यूज रेगुलरली प्रैक्टिस की जाएगी, ताकि आप जो साइमुलेशन कहते हैं ना, साइमुलेशन यानी कि रियल एग्जाम साइमुलेशन आपको दिया जाएगा कि जब आप एक्चुअल में एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तब आपको कोई वो डर निकाल दिया जाएगा पहले ही। आपकी प्रैक्टिसेस हो जाएंगी एमसीक्यूज की। साथ साथ वीकली टेस्ट, हर हफ्ते एंड में आपके टेस्ट होंगे। जो आपने पिछले हफ्ते में पढ़ा है उसका टेस्ट, जो आपने पिछले हफ्ते में पढ़ा है उसका टेस्ट, और साथ साथ आंसर राइटिंग सेशंस कि क्वेश्चन के आंसर्स लिखते कैसे। अगर मैं आपसे पूछूंगा गिव ए डेफिनेशन या टेल मी अबाउट जे.एंड.के, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, तो आपको इतना आना चाहिए कि मुझे जे.एंड.के बारे में सबसे पहले लिखना क्या है, कि जे.एंड.के लोकेट कहां करता है, कि यहां जे.एंड.के कैसे बना है। आप बात समझ रहे हैं? तो आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। वो सब चीजें हम आपको यहां पे सिखाएंगे आंसर राइटिंग में, कि किसी पर्टिकुलर आंसर को कैसे लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है, उसके बाद बॉडी कैसे बनाई जाती है, उसके बाद आप कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, वो सब रेगुलरली आपको यहाँ पे आंसर राइटिंग सेशंस होंगे। साथ साथ अभी मैंने ऊपर बताया कि नोट्स दिए जाएंगे, लेकिन कभी कभार आपको नोट एडिशंस भी करने, जिसको हम कहते हैं वैल्यू एडिशंस। फॉर एग्जांपल अभी हमने पढ़ा है बजट के बारे में। बजट जानते हैं ना आप? व्हाट इज बजट? बजट एक गवर्नमेंट अगले साल के लिए अपना एक स्टेटमेंट देती है, जिसमें उसको ये बताना होता है कि हम अगले साल में कितना खर्च कर सकते हैं और हमारा रेवेन्यू कितना है। उसको हम बजट के, जैसे हम घर में बनाते हैं ना बजट, अगले महीने का, अगले महीने हमने ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, वैसी गवर्नमेंट भी बजट बनाती है। अब अगर मैंने आपको बजट पढ़ाया, ठीक है, तो बजट आपने पढ़ा कि बजट कैसे बनता है, कौन बनाता है, कैसे पास होता है, लेकिन इमीडिएटली 2 महीने के बाद एक जनरल बजट आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उन्होंने वो डिटेल्स बताई, इस बार एग्रीकल्चर को हम इतना पैसा देंगे, जे.एंड.के को कितना, तो एडिशन हुआ ना उस चीज में। या अगले इस बजट में गवर्नमेंट ने टैक्स ही खत्म की, अब हम इनकम टैक्स हम इस इनकम के बेस पे लेंगे सिर्फ 30 लाख के बाद, उससे कम, तो एडिशन हुआ ना। इसको कहते हैं नोट वैल्यू एडिशंस, यानी कि जो नोट्स आपने ऑलरेडी बनाई है उसकी हम फर्दर एडिशंस करेंगे। अगर कोई उस रिलेटेड कोई करंट डेवलपमेंट या करंट अफेयर चीज कोई हुई है, वो एडिशन किया जाएगा इस वाले बैच या इस वाले प्रोग्राम में। अगला, दोनों में हमने फाउंडेशन बैच में भी और इंटीग्रेटेड बैच में भी हमने इसके साथ अलाइन किया है मेंटोरशिप। एक तो हमारा सेपरेट मेंटोरशिप प्रोग्राम है, वो उन बच्चों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी कोचिंग ली हुई है। एक मेंटोरशिप हम अलाइन कर रहे हैं हमारे जो फाउंडेशन बैच है और इंटीग्रेटेड बैच। फाउंडेशन बैच 2 साल का बैच है और इंटीग्रेटेड बैच जो जिनमें दोनों प्रीलिम्स और मेंस साथ साथ पढ़ाते हैं 1 साल के लिए, जिसका हिस्सा आप बनने जा रही है। इन दोनों बैचेस के साथ हमने मेंटोरशिप अलाइन किया है। अब मेंटोरशिप में क्या मिलेगा आपको पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप मिलेगी, यानी कि आपके साथ एक टीचर बैठेगा जो आपको बताएगा कि आपकी खामी क्या है, आप में क्या क्या फ्लॉज हैं, आपकी क्या लेक्यूनेज है प्रिपरेशन में, और वो आपको बताएगा कि आपको आगे करना क्या है। यानी कि पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिल जाएगी, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, यानी कि आपकी लूप होल्स उनको पता होंगे, आपके लेक्यूनेज पता होंगे प्रिपरेशन में, उसी हिसाब से वो आपके ऊपर काम करे, कहां कहां पे क्या काम करना है। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम इस फाउंडेशन बेच के साथ अलाइंड है। ठीक है, दूसरा इसमें क्या होगा कि आपको एक वीकली टास्क दी जाएगी, जिसके बेस पे आपको टास्क कंप्लीट करनी है। फॉर एग्जांपल आपको बता दिया जाएगा कि एक पोर्शन के बारे में, एक सिलेबस के पोर्शन के बारे में, एनवायरनमेंट में ये चीज, ये टॉपिक आप पढ़े, और 1 हफ्ते के बाद उस चीज का आप एसेस हो जाएगा, आपसे टेस्ट लिए जाएंगे, फिर उसकी एक रिपोर्ट कार्ड बनेगी जो आपको दी जाएगी। साथ साथ एक स्टडी प्लान, इंडिविजुअल स्टडी प्लान। आप नुसरत है, आपको एक इंडिविजुअल स्टडी प्लान मिलेगा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। ये आईनू है, इनको एक इंडिविजुअल प्लान मिलेगा। ये है, इनको एक इंडिविजुअल स्टडी प्लान मिलेगा, जिसके बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस एसेस की जाएगी। ठीक है, उसके साथ साथ वीकली मेंटोरशिप सेशंस होंगे। हर हफ्ते के बाद एक सेशन होगा, जब आप यहाँ पे अलग मेंटोरशिप क्लासरूम में होंगी, आपके साथ आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको आगे क्या करना है, कितना आगे पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में ज्यादा करना है, ये सब चीजों के बारे में आपको बता दिया जाएगा, जिसको कहते हैं मेंटोरशिप सेशंस। एक और चीज इसमें खास है मेंटोरशिप प्रोग्राम में, जो है सुपर मेंटोर। सुपर मेंटोर में क्या किया जाएगा, यहां पे एक ऑलरेडी जो क्वालिफाइड आईएएस ऑफिसर है या आईपीएस ऑफिसर, जिन्होंने ऑलरेडी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, या जेएंड के रिलेटेड जो है जेकेएस ऑफिसर है, जेकेपीएस ऑफिसर, आपको आपके लिए एक स्पेसिफिक यहां पे आपके लिए लाया जाएगा, जो आपकी फर्दर, एक तो आप उससे इंस्पायर हो जाएंगे, उनकी एक खास चीज, एक स्पेसिफिक चीज जो वो ज्यादा जानते हैं क्योंकि उन्होंने क्वालिफाई किया है, एक
सेशन हो जाएगा उनके साथ, जिसको हम कहते हैं सुपर मेंटोर सेशंस। यानी कि जो सुपर मेंटोर्स हैं, जो ऑलरेडी क्वालिफाइड जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको यहाँ पे लाया जाएगा, वो आपकी मेंटोरशिप करेंगे। उसके साथ साथ इसमें आपका फीडबैक मैकेनिज्म जो आपको भी दिया जाएगा और आपके घर वालों को, आपके जो नंबर है, जो आपके घर वालों का नंबर है, उन तक पहुंचाया जाएगा फीडबैक मैकेनिज्म कि आप कितना आगे गए हैं, आपको कितनी काम करने की जरूरत है, क्या क्या करना है। ठीक है, ये सब चीजें आपको बता दी जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो हमारे जो मेन कंपोनेंट्स हैं इस फाउंडेशन बैच में या इंटीग्रेटेड बैच में जो कंप्लीट किए जाएंगे, वो है इकोनॉमी, पॉलिटी, जियोग्राफी और हिस्ट्री। ये मेन कंपोनेंट्स हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का। सबसे पहले ये इंशाल्लाह कंक्लूड किए जाएंगे और सबसे पहले शुरुआत जो होगी वो इकोनॉमी से होगी। ठीक है, उसके साथ है फाइनली, अगर आपको बनना है सिविल सर्वेंट तो क्या करने की जरूरत है। ठीक है, ये आप जहन में रखिए, वो चीजें तो जहन में रखनी है, इतनी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मेरा अपना तजुर्बा है, अपनी एक्सपीरियंस है करीबन इस एग्जामिनेशन की 8-9 साल का इस एग्जामिनेशन के साथ, और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कहता हूं कि ये सब चीजें अगर आपकी पर्सनालिटी में है ना, तो आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। ये सब चीजें सबसे पहले आप में क्या होनी चाहिए, अपने आप के साथ, दूसरों के साथ तभी आ जाती है ईमानदारी जब आप खुद के साथ, क्या कि भाई मेरी खामी क्या है, ठीक है, मेरी खूबी क्या है, इसको जांच लीजिए पहले। ठीक है, मैं कहां पे कम हूं, वीक हूं, कहां पे मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है। बी एन ओपन मिरर टू योरसेल्फ। ठीक है, झूठ मत बोलो खुद के साथ कि नहीं मैं ठीक हूं, मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, ये जो आगे बोल रहे हैं मुझे ये झूठ है, ये शायद मेरी कदर नहीं कर रहे। नहीं, यू आर ए गुड मिरर टू योरसेल्फ। बाकी और कोई आई ना, मैं कितना भी बताऊं आपको, जब तक ना आप खुद सेल्फ रियलाइजेशन करोगे, सेल्फ एनालिसिस करोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब बात समझ रहे हैं? तो सबसे पहले आपने खुद के साथ ईमानदार रहना है। इस एग्जाम की एक बड़ी क्वालिटी जो होनी चाहिए एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, वो है ऑनेस्टी। दूसरा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। डिसिप्लिन एक इंसान को बादशाह बना सकता है और इनडिसिप्लिन दूसरे इंसान को फकीर बना सकता है। डिसिप्लिन ही सिकंदर जो था, अलेक्जेंडर, कितना उसने फतह किया सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से। बात समझ आ रही है? डिसिप्लिन, जब औरंगजेब के बाद उनका बेटा आ गया ना, ठीक है, इनडिसिप्लिन की वजह से एक बहुत बड़ा एम्पायर, मुगल एम्पायर गिरता चला गया, वो इनडिसिप्लिन। जितने भी शाह आलम सेकंड, जितने भी अकबर सेकंड, जितने भी बहादुर शाह, जितने भी, उतने ज्यादा डिसिप्लिन नहीं थे जितने बाकी के मुगल एम्पायर्स डिसिप्लिन थे। ठीक है, सो इनडिसिप्लिन लीड्स टू एस्ट्रे। जितना आपने बनाया होता है वो किसी काम का नहीं रह जाता। उसके बाद तीसरा पैशन। अगर आपको इस एग्जाम के लिए पैशन नहीं है, जज्बा नहीं है, तो फिर नहीं कर सकते। और ये पैशन सस्टेनेबल होना चाहिए। ये आज आपने पैशन रखा, आज आपका सेशन हुआ, कितना मजा आ गया, अब तो मैं बन गया, यहाँ तो मैं बन गई हूँ, तो दूसरे दिन पता नहीं क्या होगा, पैशन ही खत्म। ऐसा पैशन होना चाहिए कि आखिरी दम तक, चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, ये आखिरी दम तक ये पैशन होना चाहिए कि मैंने ब्यूरोक्रेट, मैंने सिविल सर्वेंट बनना ही बनना है। इसके साथ साथ कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। 1 ही घंटा पढ़ो दिन में, एक ही काम करो, बार बार करो, वही 1 घंटा अगले दिन भी दो, वही 1 घंटा तीसरे दिन भी दो। ये नहीं कि आपने आज इतने मोटिवेट हो गए, आपने 5 घंटे दिए, अगले दिन तो थक के बैठ गए। कंसिस्टेंसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आहिस्ता आहिस्ता करो, 2-2 घंटे, 2-2 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, लेकिन बरकरार करो, फॉर एवरी डे, रेगुलरली। आहिस्ता आहिस्ता करोगे ना, कंसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ एक पानी का जो एक ड्रॉप होता है ना, अगर वो ड्रॉप आहिस्ता आहिस्ता पड़ता है ना पत्थर के ऊपर, पत्थर टूट जाता है। पानी का कतरा आपने देखा होगा ना कभी कभार, अगर किसी पत्थर के ऊपर पड़ेगा ना, आपने देखा होगा नदी नालों में पानी का कतरा, एक पत्थर में गड़ा बना होता है, वो पानी के कतरे से, पानी के बौछार से नहीं, पानी के कतरे से बनता है घड़ा। एक एक कतरा जब पड़ता है वो घड़ा बन जाता है, वही एक एक कतरा जब जमा करोगे ना समंदर बन जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात? वो एक एक कतरा मेंटेन करना है। उसके बाद है इमेजिनेशन कैपेबिलिटी, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना इस चीज को अंडरमाइन करते हैं। कैसे इमेजिनेशन कैपेबिलिटी? अभी मैंने आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा बिहार कहाँ है, बिहार इंडिया में कहाँ होना चाहिए, इमेजिन कर रहे हो ना कहाँ होना चाहिए। अच्छा बिहार कहाँ है, वेस्ट में कि ईस्ट में? वेस्ट में तो हम भी रह रहे हैं ना, जम्मू एंड कश्मीर भी वेस्ट में, इंडिया के वेस्ट में। और क्या वेस्ट में? पंजाब। और क्या वेस्ट में? राजस्थान। और क्या वेस्ट में? गुजरात। बिहार तो नहीं, तो फिर बिहार ईस्ट में होना चाहिए। इमेजिन किया ना आपने, तो आप कहाँ गए? ईस्ट में। वो कहाँ होना चाहिए? बंगाल के साथ। हाँ बंगाल के साथ, यहाँ उत्तर प्रदेश के साथ भी होना चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात? तो इमेजिनेशन पावर कितना जरूरी है, और इस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बोलूंगा अमेरिका कहाँ है, अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में है कि साउथ अमेरिका? नॉर्थ में है। उसके साथ कौन सी कंट्री है? कनाडा है। नीचे कौन सी है? मैक्सिको।
अब एक साइड में अटलांटिक ओशन है, दूसरी साइड में पैसिफिक ओशन। इमेजिन किया ना आपने। ऐसी हर छोटी बड़ी चीज जो भी आप देखोगे, समझोगे, पढ़ोगे, उसको इमेजिन करना। आप समझ रहे मेरी बात? चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई फैक्ट हो, चाहे वो कोई फिलॉसफी। अकबर, अच्छा कैसा रहा होगा अकबर? मुगल एम्पायर कहाँ था ये ज्यादातर? इसका कोर सेंटर यही तो सेंट्रल इंडिया में था, दिल्ली वगैरह। अच्छा, उसने शादी कहाँ की? राजपूत में। राजपूत कहाँ के थे? राजस्थान। अच्छा, फिर उनका इन्फ्लुएंस राजस्थान में भी होगा। फिर उन्हें अपना एक बड़ा एक हेरिटेज साइड बना जिसको कहते हैं फतेहपुर सीकरी। कहाँ पे? वो यूपी में। यूपी में कहाँ पे? इमेजिन किया ना एक बंदे की। ये शेख उबला कौन था? अच्छा, लीडर था एनसी का। एनसी का लीडर था। इमेजिन कर रहे हो ना? आप समझ रहे मेरी बात? ये पटनी टॉप कहाँ पे? JNK में कहाँ पे होना चाहिए? मानसर कहाँ पे? वुलर लेक कहाँ पे? इमेजिन कर रहे हो, लेक, बड़ा सा लेक। लेक है इसका मतलब एक जगह ठहरा होगा पानी। रिवर नहीं है, रिवर तो चलता है। आप समझ रहे हैं? दिस इज इमेजिनेशन कैपेबिलिटी। ये आपने बढ़ानी है, इमेजिन करने हैं चीजों को, ठीक है, ताकि उनकी पिक्चराइज जो चीजें हैं ना आपके जहन में आ जाए। ये बाद में आप जब प्रीलिम्स भी लिखोगे तब भी काम आता है, जब मेंस लिखो तब तो ज्यादा काम आता है, ठीक है। उसके साथ साथ एम्पैथी, जो मैंने पहले भी बोला था। अगर आपकी हमदर्दी, आपके दिल में हमदर्दी नहीं है किसी के लिए भी, तो फिर आप एग्जाम नहीं दे सकते हो। आप तो डिजर्व भी नहीं करते हो ना फिर सिविल सर्वेंट। आप में एम्पैथी होनी चाहिए। एक होती है सिंपैथी, दूसरी होती है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब आप फील करते हो कि अगला बंदा कितना पेन में होगा, मैं फील कर रहा हूँ। सिंपैथी मतलब हाँ, उसको बोल रहे हैं कि हाँ मुझे बड़ा फील हुआ कि अब दुख है। दूसरा खुद फील करना। जब आप खुद फील करोगे ना किसी के लिए भी, तभी तो आप अच्छा इंसान बनोगे। आप समझ रहे मेरी बात? और अल्टीमेटली रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। यू कांट बी इन अ कंफर्ट जोन, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। देन यू विल एस्पायर फॉर बिग थिंग्स। और बड़ी चीजें ना कंफर्ट जोन में बैठ के नहीं आती। उसके लिए क्या निकलना, जैसे आपने निकल किया, यू टुक द रिस्क कि मैंने घर वालों को कन्विंस करना है। ये रिस्क है ना, दिस इज रिस्क टेकिंग एबिलिटी। इन्होंने भी कोई रिस्क ली होगी, इन्होंने भी रिस्क ली होगी। सो अनलेस एंड अनटिल यू डोंट हैव रिस्क टेकिंग एबिलिटी, आप बड़ा चीज हासिल और नहीं कर सकते हो। फिर छोटी चीजें जो आपके जो आती रहती है आपके पास भी आएगी, लेकिन बड़ी चीज उसके पास आ जाती है जो रिस्क लेता है। और रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपको लीडर बनाएगा। और सिविल सर्वेंट क्या है? एक लीडर है। एक लीडरशिप क्वालिटी में एक बड़ी क्वालिटी आती है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। कल को एक तरफ से पथराव हो रहा है, दूसरी तरफ से ये हो रहा है, आपको सब कुछ मैनेज करना है। 4-5 बंदों को आप हिरासत में भी ले सकते हो, भले ही वो सेंसिटिव क्यों ना हो, इमोशनल क्यों ना हो। रिस्क लेना आपने। आप अपनी जान दाव पे लगा सकते हो कि नहीं, मैंने बचाना है एनवायरमेंट को, मैंने इस सोसाइटी को बचाना। ये रिस्क है ना। कभी कभार डिसीजन रिस्क टेकिंग होती है कि मैंने ये फैसला लिया, मुझे तो रिस्क बहुत है। और एक बार फैसला लिया फिर पीछे मत मुड़ो, फिर ऊपर वाले पे छोड़ो, ठीक है। ये सब क्वालिटी जब आपकी पर्सनालिटी में आ जाएगी ना, देन ये आपको सिविल सर्विसेज या सिविल सर्वेंट बनाने में मदद करती है, ठीक है। आप समझ रहे हैं? सारा चीज आपने समझा, डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की। बाकी जब आपके सेपरेट सेशंस होंगे ना, जैसे इकोनॉमी का अलग से होगा, जब टीचर कोई अपनी फैकल्टी होगी, हिस्ट्री का अलग से होगा, एनवायरनमेंट का, जियोग्राफी का, वो सब्जेक्ट टीचर्स खुद ही आपको बुक्स के बारे में बताएंगे। यहाँ पे अगर मैं जनरलाइज करूंगा तो अच्छा नहीं लग सकता कि मैं जनरलाइज करूंगा हर एक सब्जेक्ट के बारे में कि ये बुक्स आपने पढ़नी है। जो सब्जेक्ट आप शुरू करोगे उसके जो फैकल्टी में टीचर हैं वो खुद आपको उस सब्जेक्ट के बुक्स के बारे में, रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सी बुक पढ़नी है, कब पढ़नी है, वो खुद बताएंगे, ठीक है। आप समझे? तो ये पूरा सेशन आई होप कि आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो आपको बहुत सारी एक्वेंटेंसेस अब लग चुकी होंगी इस एग्जामिनेशन के साथ कि अच्छा है, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। आई होप कि आप अच्छा जाओगे इस पूरे प्रोग्राम में और पूरे कोचिंग में इंशाल्लाह। आई होप कि आप अच्छा करोगे और जल्दी एक कैपेबल कैंडिडेट बनोगे सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करने के, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। सर मुझे एक प्रॉब्लम है, अगर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ हाँ, बहुत ज्यादा बहुत तो इरिटेट होता है। ठीक। अब उसमें क्या है कि ये अच्छी चीज है, सबसे बड़ी अच्छी चीज कि आप पढ़ने बैठती हैं। वही तो है ना मसला। ये मसला लोगों के साथ वो पढ़ने बैठते ही नहीं है, ये प्लस पॉइंट है। अब जब आपके पास सीक्वेंस से चीजें आएंगी, ये जो मैंने अभी तक आपको बताया, तो अब आपको जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो पढ़ने की जरूरत, आपको बता दिया जाएगा कि आपको ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर, क्योंकि आपके पास शेड्यूल नहीं। आपके पास शेड्यूल, आपने शेड्यूल कोई बनाया, आपके पास टाइम टेबल है नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम टेबल नहीं है तो रैंडमली पढ़। जब आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम टेबल आ जाएगा, शेड्यूल आ जाएगा, तो आप वही चीजें पढ़ेंगी जो रिक्वायर्ड। सर मुझे प्रॉब्लम ये कि मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाती, अगर मैं जितना पढ़ती हूँ मुझे लगता है नहीं मैंने कम पढ़ा, फिर मुझे और ज्यादा पढ़ना। मैं चाहता हूं कि आप सेटिस्फाई ना हो। इस एग्जामिनेशन के लिए वही चाहिए कि आप सेटिस्फाई नहीं हो। वो अच्छी चीज है, वो आप पॉजिटिव में लिए। नेगेटिव में आप ज्यादा पढ़ती हैं, वो पॉजिटिव में लिए। कभी कभार अपनी जो चीजें ना आपको लगती है कि नहीं बड़ी नेगेटिव हो, वो पॉजिटिव में लेनी चाहिए।
जो बाकी स्टूडेंट्स के लिए ये प्रॉब्लम है कि वो पढ़ नहीं पाते हैं, कम पढ़ते हैं, आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, आप ज्यादा पढ़ पाती है, क्योंकि आपके पास स्पेसिफिक टाइम टेबल है नहीं, शेड्यूल है नहीं, इसलिए आप रैंडमली कुछ भी पढ़ती है। जब आपको शेड्यूल दिया जाएगा, टाइम टेबल दिया जाएगा, आप वही पढ़ेंगी जो जरूरत है। सपोज अगर कोई चीज है सिलेबस में है कि इतना ही है, बट अगर मैं सर्च कर रही हूं पर मैं पूरी रात लगाऊं किसी के पीछे, मुझे एक चीज अब वही तो, इसलिए तो आप यहाँ आई है। अब बड़ा रीजन ये है कि आपके यहाँ आने का एक रीजन ये भी हो सकता है, वही चीज हम ओवरकम करेंगे आपने। डायरेक्शन वही तो डायरेक्शन, हाँ, यही डायरेक्शन देने के लिए तो मैं इतना बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, डायरेक्शन, यहाँ पे आपको मिलेगी गाइडेंस, यहाँ पे आपको मिलेगा राइट अप्रोच, यही डायरेक्शन। क्योंकि इस एकेडमी का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक नॉन कन्वेंशनल तरीका अपना रहे टीचिंग में, कोचिंग में, तो एक राइट डायरेक्शन और रिजल्ट ओरिएंटेड। ये नहीं कि आप कोचिंग दी, हो गया, बस खत्म, नहीं, तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक ना आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। बात समझ आ रही है? तो जब तक ना आपसे क्वालिफाई करवाएंगे तब तक आपका साथ हम देंगे। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन? सब ठीक? है। हाँ, चलो, ऑल द बेस्ट।